इस सीरीज को जो सपोर्ट किया है वो किया है टॉन सोसाइटी जो है इंडिया की, द ओपन नेटवर्क, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने ये बोला कि क्यों ना ऑडियंस को भी एक्नॉलेज किया जाए। मैंने कहा वो कैसे? बोले जो भी वो ऑडियंस वीडियो देखेगी, वीडियो के एंड में वो SBT जो है वो मिंट कर सकती है, एक तरीके की NFT होती है जो कि आप मिंट कर सकते हो, एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है आपके एफर्ट को कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। ऐसा हर वीडियो जो इस सीरीज में देखोगे, वीडियो के एंड में आप SBT मिंट कर सकते हो और ये SBT डायरेक्टली आपको जो टॉन नेटवर्क है वो आपके वॉलेट में ड्रॉप करेगा। तो अपने आप में कितनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट है कि ओपन नेटवर्क से आपको एक स्पेशल SBT आपके पास आपके वॉलेट में मिलेगी। क्या करने के लिए? आप सीखने के लिए, क्योंकि आप इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करोगे। ठीक है, तो ये ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को शेयर करेगा और SBT को हर वीडियो के एंड में बहुत ही आसानी से आप मिंट कर सकते हो। हमने लास्ट में एक उसके लिए एक डेमो भी दिया है छोटा सा, जो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। चलिए अब पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं और सीखते हैं सुनील अग्रवाल जी से। असल में नेटवर्क स्टेट पूरी तरह से है क्या, और नेटवर्क के साथ हमने स्टेट शब्द क्यों लगाया है? ब्लॉकचेन से नेशन स्टेट को कोई नुकसान हो या ना हो, AI के आने से नेशन स्टेट को पक्का नुकसान होने वाला है। ओह, ये समझ पा रहा हूं मैं। ये इतनी तेजी से बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस 8 बिलियन लोग जब करेंगे, इसकी जो वैल्यू होएगी वो बिलियंस में नहीं, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होएगी। फंडामेंटली जब तक जनता चाहेगी, नेटवर्क स्टेट रहेगा। नेशन स्टेट अपने आप को बचाने के लिए नेटवर्क स्टेट के साथ दोस्ती करना शुरू कर देगी। ये आपको बड़े देशों अमेरिका, चाइना या इंडिया में नजर ना आए, पर ये आपको बॉटम के 100 नेशन स्टेट्स में नजर जरूर आए। अब जो नया सिस्टम आएगा उसके अंदर नेटवर्क्स और नेटवर्क स्टेट्स दोनों इकट्ठे काम करेंगे, क्योंकि मनी विदाउट वैल्यू एंड वैल्यू विदाउट कम्युनिटी एंड कम्युनिटी विदाउट अ प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस, a geographical node and a geographical node without a diplomatic recognition, ये सारी चीजें एक इकट्ठे पैकेज में नेटवर्क स्टेट के अंदर आके शामिल हुई। नेटवर्क स्टेट तो अब आग की तरह फैलेगा तेजी से। पुराने रूल्स चेंज होंगे और नए रूल्स बने। आज नेटवर्क स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी के बहुत करीब है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 नेटवर्क स्टेट्स बनेंगे। देखिए, अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट कहां से डिसरप्ट हो रही है। अब मैं आपको जो नया उसका अल्टरनेटिव बन रहा है नेटवर्क स्टेट, उसका साइज कैसा हो सकता है, उसका डेप्थ कैसा हो सकता है, उसके ऊपर एक हल्का सा सर्वे देता हूं। देखिए, जब आप ब्लॉकचेन पर आ गए तो आपके वैलेट के अंदर जो भी एसेट पड़ा है वो बेसिकली टोकन है। चाहे उसको ERC20 टोकन बोल दो, चाहे नॉन फंजिबल NFT टोकन बोल दो, चाहे वो आपकी लैंड डीड है, चाहे आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट है या कुछ भी है, वो बेसिकली एक टोकन है, चाहे वो फंजिबल टोकन है या नॉन फंजिबल टोकन है। ठीक, पर सवाल है कि दुनिया में अब ब्लॉकचेन हर चीज को टोकनाइज कर रही है। करेंसी टोकनाइज हो रही है, कमोडिटी टोकनाइज हो रही है, एसेट टोकनाइज हो रहा है, आपका टाइम टोकन हो रहा है, आपकी अटेंशन टोकनाइज हो रही है। तो जब सब कुछ टोकन से हो रहा है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर ये जो नया ट्रेंड आ रहा है, क्या इसको समझने के लिए क्या हम कोई नई समझ बना सकते हैं? इस सवाल को अगर समझना है तो हमें थोड़ी देर के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा, और वो समय है आज से 5-6 हजार साल पिछला समय, जब नए नए लोगों ने गांवों में रहना शुरू किया, बस्तियां बनाई, तो लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से बरतते थे। लोग क्या करते थे, मान लीजिए
मैंने अनाज उगाया, मुझे घड़ा चाहिए, मैंने अनाज दिया, घड़ा ले लिया। मान लीजिए मुझे लोहार से कुल्हाड़ी चाहिए, तो मैंने अनाज दिया, कुल्हाड़ी ले ली। तो लोग बेसिकली ये बार्टर करते थे। अब बार्टर के अंदर जिसकी जैसी सुविधा होती थी उसके हिसाब से वो एक्सचेंज का जो एक प्राइस रख लेते थे, उसके हिसाब से वो एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे मान लीजिए 10 किलो या 50 किलो का एक कुल्हाड़ी के बराबर का दाम हो गया। बट अब जब सब चीज टोकनाइज हो रही है, करेंसी भी टोकनाइज हो रही है, एसेट भी टोकनाइज हो रहा है, टाइम भी टोकनाइज हो रहा है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर अब बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक टोकन को दूसरे टोकन के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि वो 5000 साल पुराने वक्त में जो आप फिजिकल बार्टर करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक बार्टर सिस्टम में तब्दील हो रहा है। यानी कि जब आप 1-to-1 ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके अंदर गड़बड़ होने के चांसेस, करप्शन के चांसेस, धोखाधड़ी के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। ये एंगल तो कभी सोचा ही नहीं था कि बार्टर को आपने ई बार्टर का नाम दिया। जो करंट जो मैकेनिज्म है, जो करंट की जो टोकनाइजेशन है, जो क्रिप्टो को हम ई बार्टर भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज पीयर टू पीयर, राइट? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू? यस। और अब नेचुरली बार्टर यानी कि एक टोकन का दूसरे टोकन से जो एक्सचेंज है, ये आप कहीं जाकर तो करेंगे। हाँ, इसके लिए आपको एक एक्सचेंज सिस्टम चाहिए या एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। अगर आज की तारीख में दुनिया में इन सभी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स देखने हो, तो मैं आपको कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स बताता हूं और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार हो चुका हुआ है। जैसे डू यू नो, दुनिया में 249 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। ना केवल सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, बल्कि 500 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं, जहां पर आप जाके कोई भी टोकन दूसरे टोकन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और ना केवल ये तो होगी स्पॉट एक्सचेंज कि इधर दिया इधर ले लिया। इसके अलावा 95 सेंट्रलाइज डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं और 12 डिसेंट्रलाइज डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं। और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। और इन एक्सचेंजों पर रोज का 80 से 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है। 80 से 100 बिलियन डॉलर। अगर आप रुपी टर्म्स में देखें तो ये लगभग कई लाख करोड़ के आसपास जाके बनता है रोज का। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क स्टेट ने अपनी एफिशिएंसी, अपनी डाइवर्सिटी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है। फर्क सिर्फ ये है कि अभी जनता को उसकी टोटल पिक्चर समझ में नहीं आई। अब इसके बाद, इस ई बार्टर की स्टोरी के बाद, मैं आपको एक नई स्टोरी समझाने जा रहा हूं और वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो स्टोरी है, ई बार्टर से शुरू होती है पर जाती है ये है हाइपर बार्टर तक। अब आप कहेंगे साहब ये ई बार्टर भी नया था, पर आपने ई बार्टर के साथ अब ये हाइपर बार्टर क्या जोड़ दिया? इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकिए और ब्लॉकचेन से हटके, क्रिप्टो से हटके आप चले जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोटे मोटे तौर पर क्या है? मोटे तौर पर यह है कि जो इंसान अपनी अक्ल लगाता था किसी काम को करने में, अब इंसान को अपनी अक्ल वहां लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह ना एक मशीन वो काम करेगी। जैसे अगर आप ट्रेड करते थे तो अगर आपने एक चीज बाय या सेल करनी थी तो आप खुद करते थे कि भाई इतनी सेल कर दो, इतनी रख लो, वगैरह वगैरह।
तो उसमें आप सही भी कर सकते थे और आप गलत भी कर सकते थे। पर अगर वही काम आज एक मशीन करे और वो मशीन आपकी जितनी एफिशिएंसी है, आपकी जितनी काबिलियत है, उससे कई 100 गुना, कई 1000 गुना, कई लाख गुना एफिशिएंसी से करे, तो आप कहेंगे यार इसी को करने दो। क्योंकि वो 1 सेकंड के अंदर क्या 1 माइक्रो सेकंड के अंदर भी ट्रेड कर सकती है। तो ह्यूमन एफिशिएंसी से तो वो बहुत बेहतर होगी। अगर हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आज जो काम इंसान कर रहे हैं वो मशीनें करेंगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिर इंसानों के पास ऑप्शन क्या है? फिर इंसान नौकरी करेंगे? नहीं। अगर इंसान नौकरी नहीं करेंगे तो ईएमआई कौन पे करेगा? तो अगर आप ईएमआई नहीं पे करेंगे तो बैंक तो कंगाल हो जाएगा। तो अगर बैंक कंगाल होगा तो बैंक की कंगाली की बैलेंस शीट जो है वो सेंट्रल बैंक की कंगाली में तब्दील हो जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा है कि ब्लॉकचेन से नेशन स्टेट को कोई नुकसान हो या ना हो, एआई के आने से नेशन स्टेट को पक्का नुकसान होने वाला। ओह, ये समझ पा रहा हूं मैं कि एआई को काउंटर करने के लिए नेटवर्क स्टेट की जरूरत पड़ सकती है। एग्जैक्टली। अब एआई के नेगेटिव एस्पेक्ट से बचने के लिए इंसान क्या करेगा? वो बैंक की बजाय डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करेगा। वो अपना सिस्टम एक नए सिरे से नेटवर्क स्टेट के अंदर रीडिजाइन करेगा। तो नेचुरली वहां पर उसकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि मुझे 2 टोकन रखने चाहिए, 5 टोकन रखने चाहिए, 10 टोकन रखने चाहिए, या 20 टोकन रखने चाहिए, या 100 टोकन रखने चाहिए। उसे कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात, एक टोकन का दूसरे टोकन पर किस भाव में, कितने बजे, कितने टोकन बाय या सेल करेगा, यह फैसला कैसे करेगा? यह बड़ा मुश्किल काम है। अब सवाल यह है कि ये जो मुश्किल काम है उसको करने के लिए अगर वो अपनी अक्ल की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट हो जाए तो वहां ई बार्टर नहीं रहेगा, वो बन जाएगा हाइपर बार्टर। When you are not using your mind or your expertise and you are dependent upon the expertise of the machine, then that system is called hyper barter. Yes. इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। जैसे आपके पास एक करेंसी है बीटीसी, आपने उस करेंसी से एक एसेट खरीद लिया, मान लीजिए इथीरियम। ओके, तो एक करेंसी दूसरा एसेट आपने खरीद लिया। ये तो हो सकता है आप खुद भी कर सकें। अगर मान लीजिए आपके पास एक बिटकॉइन है, आपके पास 10,000 सोलाना के टोकन पड़े हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से बेचें कि कुछ बीटीसी बेच दें, कुछ सोलाना बेच दें और सामने से कुछ ईथर और कुछ मेटिक खरीद लें। अब आप कहेंगे कि एक करेंसी और एक एसेट तो मैं बाय सेल कर सकता था, पर 2 करेंसी और 2 एसेट तो मैं बाय सेल नहीं कर पाऊंगा, मुझे बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर यही काम एक एआई एजेंट बड़े आराम से कर सकता है। वो माइक्रो सेकंड के अंदर ये काम कर सकता है और वो ट्रेड भी करेगा। अगर आपने उसके अंदर स्टॉप लॉस का लॉजिक लगाया हुआ है तो बड़े आराम से सेकंड्स के अंदर ये ट्रेड आपके फायदे के मुताबिक कर देगा। अब हो सकता है कि 2 एसेट्स और 2 करेंसी के बजाय 4 एसेट 4 करेंसीज हो जाए, 5 एसेट्स 5 करेंसीज हो जाए। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा एआई एजेंट्स एक डिजिटल मैट्रिक्स बना लेंगे, उसमें से कौन सी पिक करनी है, कौन सी डालनी है, ये काम एआई कर रही होगी। तो जब इधर भी एआई एजेंट सुनील अग्रवाल के लिए काम कर रहा है, उधर भी एआई एजेंट काशिफ के लिए काम कर रहा है, तो बेसिकली काशिफ और सुनील के नाम पर 2 एआई एजेंट्स आपस में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हाइपर बार्टर। हाइपर बार्टर इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जो स्पीड होएगी
ये माइक्रो सेकेंड्स में होएगी। ये इतनी तेजी से बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस 8 बिलियन लोग जब करेंगे, कितने टोकन्स आपस में एक्सचेंज होंगे, इसकी जो वैल्यू होएगी वो बिलियंस में नहीं, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होएगी। और इस चीज को 100% इंश्योर करने वाली जो नई एंटिटी बन रही है वो नेशन स्टेट नहीं है, वो है नेटवर्क स्टेट। हम 195 नेशन स्टेट से 200, 2000, 20,000, मुझे नहीं पता, उतने नंबर ऑफ नेटवर्क स्टेट्स की तरफ एंटर कर चुके हैं। ये है हमारा भविष्य, जिस भविष्य में हमारा एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होगा हाइपर बार्टर। डिजिटल अवतार डूइंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमंस। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक और सपोर्टिव फीचर इसका और बताता हूं। आज की तारीख में अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आप सबसे ज्यादा किस चीज को ट्रेड करते हैं? बीएससी के अंदर जो सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स होते हैं, इसमें रिलायंस भी आता है, एचडीएफसी भी आता है, टीसीएस भी आता है। तो मेजॉरिटी ट्रेडिंग इन 30 स्टॉक्स में होती है। तो ये बीएससी 30 सेंसेक्स क्या है? ये बेसिकली एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ट्रेडिंग। ओके, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाते हैं, वहां निफ्टी 50 है। ये निफ्टी 50 क्या है? ये भी एक इंडेक्स है किसके अंदर 50 स्टॉक्स होंगे। वो 50 स्टॉक्स हाई वैल्यू स्टॉक्स है, आप इसके अंदर ट्रेड करते हैं ताकि इसके अंदर लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। वैसे ही आप नैस्डैक में जाते हैं अमेरिका में, तो वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, नैस्डैक 100 है। जापान चले जाए, निक्की 225, तो वो एक अलग स्टॉक इंडेक्स है। ठीक, अब आप कहेंगे अगर हम हाइपर बार्टर की दुनिया में जाएंगे तो उसका इंडेक्स सिस्टम क्या होगा? उसमें एआई का इंडेक्स अलग से बनेगा, उसमें हो सकता है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का इंडेक्स अलग से बने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स का अलग से बने, नए टोकन्स का अलग से बने, पुराने टोकन्स का अलग से बने। अब जैसे DYOR एक प्लेटफॉर्म है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? वो इंडेक्स बनाता है और इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग को इंश्योर करता है, क्योंकि आपके लिए किसी एक टोकन या 10 टोकन या 100 टोकन या 1000 टोकन के बारे में स्टडी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट के बाद आपकी सोच जवाब दे देगी। तो किस तरह से किस टोकन को सेल किया जाए, किस टोकन को बाय करने की कोशिश हो, उसके लिए आपको एक रेफरेंस सिग्नल चाहिए। वो रेफरेंस सिग्नल कहां से आएगा? वो नए ट्रेडिंग इंडेक्स से आएगा। और DYOR जैसा प्लेयर वो नए इंडेक्स बना रहा है। इसलिए हाइपर बार्टर एक इवेंचुअल रियलिटी है, पर हाइपर बार्टर पॉसिबल कौन करेगा? नेटवर्क स्टेट। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाला है सर, ये तो नेशंस भी एआई एजेंट्स का जब इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स में या ऑयल प्राइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या और बहुत सारी चीजों में जहां भी ट्रेडिंग है, जहां भी एक्सचेंज है, वहां पे हाइपर बार्टर। देखिए इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। नेशन स्टेट के अंदर 195 एंटिटीज हैं। आपके हिसाब से 195 में से कितने परसेंट होंगी जो हाइपर बार्टर का इस्तेमाल करेंगी या जो अपने आप को अपग्रेड करके नेटवर्क स्टेट में तब्दील कर पाएंगी? मुझे लगता है बहुत कम, क्योंकि आज की तारीख में 100 से ज्यादा नेशन स्टेट्स तो ऐसी हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे जिनकी आबादी 1 करोड़ क्या 10 करोड़ से भी ज्यादा होएगी। तो वो नेटवर्क स्टेट्स जो होंगे वो बड़े आराम से किसी भी नेशन स्टेट को पीछे छोड़ सकते हैं।
तो मेरा ये कहना है कि 195 में से हो सकता है कि 100 नेशन स्टेट्स तो अगले 10 साल के अंदर पूरी तरह से बदल जाए। उनके सिटीजन्स एक समय 10-10 नेटवर्क स्टेट्स के मेंबर बन जाएं। आज जो एक सिटीजन, एक नेशन के आप सिटीजन हैं, कल को आप 10 नेटवर्क स्टेट्स के सिटीजन हो सकते हैं श्रीलंका में पहले हो, मॉरिशस में हो, सीचल्स में हो, साउथ अफ्रीका में हो, केमन आइलैंड्स में हो, कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि नेटवर्क स्टेट तो अब आग की तरह फैलेगा तेजी से। अब पुराने रूल्स चेंज होंगे और नए रूल्स बनेंगे। अगर मैं यहां पर एक छोटी सी समरी करूं कि नेशन स्टेट के पुराने रूल्स और नेटवर्क स्टेट के नए रूल्स, तो लेट्स डू अ क्विक सर्वे। रूल 1 नेशन स्टेट का क्या था कि यहां बॉर्डर होता है, पर नेटवर्क स्टेट में कोई फिजिकल बॉर्डर नहीं होता है। यहां सिर्फ टोकन की बाउंड्री चलती है। जैसे इथीरियम की बाउंड्री इथीरियम का टोकन है, सोलाना की बाउंड्री सोलाना का टोकन है। उसी तरह से दूसरा रूल नेशन स्टेट का कि उस देश के पास सफिशिएंट ताकत होनी चाहिए कि वो अपने पॉपुलेशन, अपने सिटीजन्स के ऊपर राज कर सके। पर नेटवर्क स्टेट में आपको फोर्स की जरूरत ही नहीं है, कंसेंसस। आप तो लोगों के बीच में कंसेंसस हो, उनकी मर्जी से राज होगा। और रादर राज शब्द भी यहां यूज करना गलत है। वो कंसेंसस, जब तक लोगों का उसमें कंसेंसस है तब तक वो सिस्टम चलता रहेगा। उसी तरह से रूल नंबर 3 जो नेशन स्टेट का है कि वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं है जो किसी नेशन का हिस्सा ना हो। डू यू नो, लोगों ने अंटार्कटिका के अंदर भी, जहां पर लोग नहीं रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं, वहां सिर्फ बर्फ है, वहां भी अब अलग अलग हिस्सों पर अपने झंडे लगाए हुए हैं कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। यूल बी सरप्राइज, लोगों ने अब स्पेस को भी बांटना शुरू कर दिया है कि अंतरिक्ष के अंदर ये हिस्सा अमेरिका का है, ये इंग्लैंड का है, ये भारत का है, ये चीन का है। बट नेटवर्क स्टेट के अंदर ऐसी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि नेटवर्क स्टेट के अंदर इनफाइनाइट स्पेस है, इनफाइनाइट स्पेस। और रूल नंबर 4 नेशन स्टेट का क्या था, क्या है कि आपको एक नेशन का सिटीजन ही आप एक समय हो सकते हैं, पर नेटवर्क स्टेट के अंदर आप एक समय 10 जगह के सिटीजन हो सकते हैं। आप सोलाना के भी हो सकते हैं, आप इथीरियम के भी हो सकते हैं, आप किसी और के भी हो सकते हैं। और नेशन के अंदर सबकी लीगल इक्वलिटी है, यानी कि भारत बांग्लादेश के बराबर है, बांग्लादेश पाकिस्तान के बराबर है, पाकिस्तान चाइना के बराबर है। पर नेटवर्क स्टेट के अंदर कोई सिंगल इक्वलिटी नहीं है। वहां पर सब लोग अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। वहां पर कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं होगा जो सबकी इक्वलिटी को मेजर करेगा। यहां पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस का वक्त आने वाला है, क्योंकि एक नेटवर्क स्टेट दूसरे नेटवर्क स्टेट पर हमला नहीं कर सकता। ये उस तरह का, यहां पर आर्मी नहीं बनेगी, यहां कोई एयरफोर्स नहीं बनेगी जो एक नेटवर्क स्टेट दूसरी नेटवर्क स्टेट पर हमला कर देगी। और इसके अंदर और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो पुरानी नेशन स्टेट के अंदर काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे करते हुए ऑब्सोलीट होने शुरू हो जाएंगे। फंडामेंटली जब तक जनता चाहेगी नेटवर्क स्टेट रहेगा। जबकि आज आप देखिए श्रीलंका के अंदर इतना कुछ हुआ, एक राष्ट्रपति भाग गया, उसके बाद भी नेशन स्टेट उनको बनाना पड़ा। उनको उसी सिस्टम के अंदर एक नया प्राइम मिनिस्टर, नया प्रेसिडेंट लेके आना पड़ा।
क्योंकि नेटवर्क स्टेट अभी तैयार नहीं हुआ था वहां पर। वही हाल बांग्लादेश में हुआ कि वही पुरानी नेशन स्टेट, एक प्रेसिडेंट गया, दूसरा प्रेसिडेंट आ गया। बट आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में लोग अपनी डिपेंडेंसी जो है नेशन स्टेट से कम करेंगे और नेटवर्क स्टेट पर बढ़ाएंगे। अभी तक हमने नेशन स्टेट की बात की है और नेटवर्क स्टेट के बारे में अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि असल में नेटवर्क स्टेट पूरी तरह से है क्या, और नेटवर्क के साथ हमने स्टेट शब्द क्यों लगाया है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नेशन के साथ हम स्टेट लगाते हैं तो उसकी पावर आती है, उसकी एक टेंजिबिलिटी आती है। उसी तरह से नेटवर्क स्टेट के अंदर एक टेंजिबिलिटी है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर ये कैसे होगा, इसका स्वरूप कैसे होगा, इसका प्रोसीजर कैसे होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमें नेटवर्क और स्टेट, इन दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने टॉन की बात की तो टॉन क्या है, द ओपन नेटवर्क। बट सवाल है, क्या सिर्फ नेटवर्क होने से आप नेटवर्क स्टेट बन जाते हैं? अगर मैं इस पूरे एंटरप्राइज, ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके स्टार्ट पर चले जाएं, तो हमने स्टार्ट में कहा था कि ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है बालाजी श्रीनिवासन की किताब द नेटवर्क स्टेट की एक इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो अगर हम बालाजी श्रीनिवासन की नेटवर्क स्टेट की डेफिनेशन को यहाँ पर खोलना शुरू करते हैं तो वो डेफिनेशन क्या है, और वो अकेला नेटवर्क भी तो बोल सकता था, वो नेटवर्क स्टेट ही क्यों बोला। तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क स्टेट और नेटवर्क के बीच में एक फर्क है। उस फर्क को हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हम एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि ये नेटवर्क के साथ स्टेट लगाया क्यों है। बालाजी श्रीनिवासन का कहना ये है कि आज की तारीख में नेटवर्क स्टेट बनाने के लिए आप सीधे एकदम से नेटवर्क स्टेट नहीं बन सकते। इसके अंदर एक प्रोसेस है, एक फेज है, जिस फेज के हिसाब से आप नेटवर्क स्टेट बनेंगे। जैसे आज की तारीख में कोई भी सोलाना के ऊपर एप्लीकेशन बनाता है, तो जो एप्लीकेशन बनाता है तो बेसिकली एक स्टार्टअप बनाता है। ओके, पर अगर उस स्टार्टअप के अंदर टोकन कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर शामिल हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो अब स्टार्टअप सोसाइटी का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसके टोकन के ऊपर बिलीव करने वाले लोगों की एक आर्मी है, एक हजूम है। वो फिजिकल ना हो कोई चक्कर नहीं, पर वर्चुअल वो ज़रूर होता है। तो सबसे पहले अगर आप नेटवर्क स्टेट का ख्वाब देखना चाहते हैं तो आपका जन्म जब होगा तो आप पहला रूप आपका बनेगा, उसको कहते हैं स्टार्टअप सोसाइटी। उसके बाद स्टार्टअप सोसाइटी आज की तारीख में आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम क्रिप्टो नेटवर्क्स जो हैं वो स्टार्टअप सोसाइटीज़ हैं। अब इसके बाद अगर आप नेटवर्क स्टेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टअप सोसाइटी से इवॉल्व करके नेटवर्क यूनियन बनना पड़ेगा। अब ये नेटवर्क यूनियन क्या है? स्टार्टअप सोसाइटी ये नेटवर्क अपने अंदर से एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करे, जो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर कलेक्टिव एक्शन करके, फंडिंग करके, स्पॉन्सरशिप करके अलग अलग दुनिया के हिस्सों में सोशल और ज्योग्राफिकल नोड्स बनाए। जैसे कि आपने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाया हैकर हाउसेस का,
कि यहाँ पर लोग मिलेंगे, इकट्ठा होके हैकर हाउस के अंदर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, हैकाथॉन किया करेंगे। पर जब हैकाथॉन करना है और वहाँ पर 500 लोगों को ठहराना है, 500 लोगों को ठहराने के लिए एक बड़ा हॉस्टल चाहिए, रिजॉर्ट चाहिए, होटल चाहिए, या कोई बड़ा घर चाहिए, या बड़ा गांव चाहिए। तो वो जो गांव है उसको एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? वो नेटवर्क में से एक बॉडी आएगी और वो बॉडी अलग अलग जगह पर सोशल नोड्स या ज्योग्राफिकल नोड्स एक्वायर करेगी। और जब ऐसी 10, 20, 50 अलग अलग सोशल और ज्योग्राफिकल नोड्स बनेगी तो उसे आप नेटवर्क यूनियन भी बोल सकते हैं या नेटवर्क आर्कीपेलागो, कुछ भी बोल सकते हैं। हम उसको नेटवर्क यूनियन फिलहाल बोलते हैं। तो जब आपके इस तरह से 10, 20, 50, 100 जगह के ऊपर अलग अलग वर्चुअल के साथ साथ सोशल प्रेजेंस भी हो जाए तो उसको कहेंगे नेटवर्क यूनियन। बट यही काफ़ी नहीं है, अब आता है लास्ट फेज। अगर वो नेटवर्क यूनियन किसी गवर्नमेंट के पास जाके कहती है कि हमें रिकॉग्निशन दो, जैसे मान लीजिए ये सोलाना हैकर हाउसेस की एक कम्युनिटी श्रीलंका की सरकार के पास जाके कहती है कि आप इस बीच का आसपास का 1000 एकड़ का इलाका आप हमें दे दो, हम इसके बदले में आपको $10 मिलियन सालाना फीस देंगे, पर आपको हमें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपकी पुलिस, आपकी सेना इस इलाके के अंदर नहीं घुसेगी और इस इलाके के अंदर हमारे सोलाना हैकर हाउसेस के जो रूल्स हैं वो ओबे होंगे। अगर श्रीलंका की सरकार ये मान लेती है, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे देती है और बदले में वो $10 मिलियन हर साल लेना शुरू कर देती है, तो वो सोलाना हैकर हाउसेस का जो नेटवर्क यूनियन है अब बन गया नेटवर्क स्टेट, क्योंकि अब उसके पास उस 1000 एकड़ के अंदर रहने वाले लोगों को गवर्न करने के लिए उसके पास सॉवरेनिटी आ गई। तो जब स्टार्टअप सोसाइटी से नेटवर्क यूनियन और नेटवर्क यूनियन से नेटवर्क स्टेट बनेगी, तब जाके वो पूरा का पूरा फेज कंप्लीट हो जाएगा। अब सोचिए, यहां मैंने कहा 1000 एकड़, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क स्टेट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 100 एकड़, 1000 एकड़ या 10,000 एकड़ या 1 लाख एकड़ चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है आपको कोई गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। अब आप कहेंगे भाई कोई सरकार डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन क्यों देगी? और मैं यहाँ वापस जाता हूँ उन 195 स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि 100 से ज़्यादा स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, यानी कि वो छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे शहर जितनी स्टेट्स हैं। और अगर उनके पास रेवेन्यू कम है, टैक्स सोर्सेज कम है, करेंसी उनकी वीक है, और इधर एक नेटवर्क स्टेट बनाने से उनको रेगुलर फंडिंग मिलती है, रेगुलर टूरिज्म पोटेंशियल मिलता है, रेगुलर और बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस जैसे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए नेटवर्क स्टेट के साथ हाथ मिलाना फायदा का सौदा हो जाएगा। सोचिए गोवा जैसा शहर, गोवा के अंदर मान लीजिए कैंडोलिम या कैलंगुट जैसी जगह के ऊपर 10,000 एकड़ के अंदर इथीरियम या आर्बिट्रम या पॉलीगॉन की किसी एक डैप की कम्युनिटी का नेटवर्क स्टेट। दुनिया में 195 देशों में से बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मतलब 10 मिलियन से भी कम है, 10 मिलियन से भी कम है और 1 मिलियन से भी कम वाले बहुत देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं। और ऐसे देशों का हालत कुछ इस तरीके से है कि
सर्वाइवल बहुत मुश्किल से है। यस, सारे डेट रिडन है। मतलब अगर आप देखो तो या तो वो चाइनीज़ इकोनॉमी पे पल रहे हैं, चाइनीज़ की फंडिंग पे पल रहे हैं, या आईएमएफ की फंडिंग पे पल रहे हैं। द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इनफैक्ट उनकी जीडीपी का 70-75% जो है वो टूरिज्म है। कोविड-19 ने ये बता दिया कि 195 देश जो हैं उनमें से अगर छोटे छोटे द्वीप वाले जो देश हैं जिनकी मेजर इकोनॉमी टूरिज्म है, कोविड-19 का जो पेंडेमिक 2-3 साल जो चला उसने ये दिखा दिया कि अगर वो 2 साल और एक्सटेंड हो जाता है या दूसरा कोई पेंडेमिक एकदम और आ जाए अभी, तो इन देशों की एग्जिस्टेंस को खतरा है। क्योंकि इनकी जीडीपी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो 60-70% करता है टूरिज्म। अब इन देशों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है रेवेन्यू, कैसे हम अपनी जीडीपी को ग्रो करें, कैसे हम सस्टेन करें। एल सल्वाडोर ने करके दिखाया कि बिटकॉइन माइनिंग इज वन ऑफ द वे। बिटकॉइन माइनिंग, एक माइनिंग लगाने का जो एक पूरा निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो हर एक देश के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ना ही हर देश के पास वॉल्केनोज हैं या रिवर्स हैं। विंड सबके पास है, सोलर सबके पास है, बट ज़रूरी नहीं कि सारे सोर्सेज उनके पास हैं। तो वो प्रोबेबली इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं कि एक छोटा सा देश, अगर कोई फिजी है या कोई छोटा सा और छोटे छोटे देश हैं, एस्टोनिया है, सेशल्स है, केमन आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो ये आइलैंड्स ये प्रपोज कर सकते हैं, या इनके पास अगर कोई प्रपोजल लेके जाए कि हम आपको साल का इतना मिलियन $US जो है आपको ये देते हैं, आप हमें एक रिकग्निशन या हमें एक अपने ही देश के अंदर एक सॉवरेनिटी प्रदान करें जिसमें हम अपने सिस्टम को रन कर सकें, यहाँ से कम्युनिटी को रन कर सकें। एंड वो कम्युनिटी एक टेक के लोगों की कम्युनिटी है जो कि एक नेटवर्क स्टेट को वहाँ से वो चला रहे हैं। दिस सीम्स लाइक अ पॉसिबिलिटी। मतलब अगर कोई प्रपोजल लेके जाएगा और किसी एक छोटे से आइलैंड ने अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, देन, क्योंकि आज एल सल्वाडोर ने ये तो करके दिखा दिया कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर और माइनिंग को करके दिखा दिया कि सर्वाइवल है, टूरिज्म बढ़ा है, प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट होके आ गया। यस, लोगों ने भी स्टैम्प कर दिया, क्योंकि एक बार ही धक्के से वो ये चीज़ ला सकता था, इलेक्शन के बाद लोग उसे हटा सकते थे, लेकिन फिर वो वापस अच्छी मेजॉरिटी से वापस आया। इसका मतलब लोगों ने भी एक्सेप्टेंस दिखाई। टूरिज्म उनका बड़ा है, क्राइम रेट उनका नीचे आया है, रेमिटेंस में काफ़ी पैसा वो बचाने लग गए, फ़ायदा दिखने लग गया है। अभी तक नेटवर्क स्टेट का कहीं प्रपोजल लेके कोई गया नहीं है, बट सपोज कल को अगर कोई चला जाता है एंड कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक पहला एग्जाम्पल सेट हो जाएगा जहाँ से रेवेन्यू प्रोटोकॉल्स जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। और ये पैसा देगा कौन? ये कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं दे रहा है नेशन को, ये प्रोटोकॉल अपना प्रॉफिट जनरेट करके उस प्रॉफिट को वो वहाँ से वो उसको वो कर सकते। लेट्स एज्यूम टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क है जो बेसिकली वीगन डाइट में विश्वास करता है, मान लीजिए, और ऐसे यूज़र्स जो पूरी दुनिया में उनके लगभग 5 मिलियन यूज़र्स हैं, ठीक है। अब ये 5 मिलियन यूज़र्स के पास कुछ ना कुछ मात्रा में टॉन का टोकन होगा, ठीक है। अब किसी के पास $5,000 के बदले में की वैल्यू होएगी, किसी के पास 10,000, किसी का 50,000, किसी के पास लाख। अब ये जो वीगन डाइट वाले हैं, ये कभी ना कभी साल में 1 बार या 2 बार इकट्ठे मिलना चाहेंगे, वीगन डाइट पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे। हॉरर स्टोरी वाले कर रहे थे कल। हाँ, वीगन डाइट के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, और हो सकता है कि रीहैब भी चलाएं, डिटॉक्सिफिकेशन कैंपेन्स भी चलाएं। तो ये सब करने के लिए उनको एक जगह चाहिए जहाँ पर वो सेफ्टी के साथ, कम्युनिटी फीलिंग के साथ काम कर सकें। अगर मान लीजिए वो टॉन कम्युनिटी के अंदर वीगन नेटवर्क वाले लोग अपने 5 मिलियन यूज़र्स को एक चीज़ प्रपोज करते हैं और उनको कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस वीगन नेटवर्क के अंदर
$10,000 के बराबर की वीगन नेटवर्क की करेंसी कंट्रीब्यूट करेगा, उसको 1 साल में 1 महीने उस नेटवर्क स्टेट के अंदर उस इलाके में रहने की फुल परमिशन दे दी जाएगी। अब मान लीजिए ऐसे 5 मिलियन में से 1% यानी कि 50,000 लोग, 50 लाख में से 1% 50,000 लोग तैयार हो जाते हैं और $10,000 के बराबर की रकम दे देते हैं। ओके, 50,000 को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो ये 50 करोड़ यानी कि $500 मिलियन के बराबर की रकम बन जाती है। और उस पैसे से अगर वो मॉरिशस, सेचल्स, वेस्ट इंडीज, ऐसे श्रीलंका, इंडिया के अंदर गोवा या कर्नाटका के अंदर गोकर्णा, ऐसी किसी जगह के अंदर 1,000 एकड़ या 5,000 एकड़ या 500 एकड़ जगह किराए पर ले लेते हैं और लोकल गवर्नमेंट से डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन ले लेते हैं, तो वीगन डाइट वालों के लिए वो एक स्वर्ग बन जाएगा कि साल में जब चाहो वहाँ आओ, अपना वर्कशॉप करो, अपना रीहैब करो, अपनी ट्रेनिंग करो, नई चीज़ें सीखो। हो सकता है वीगन यूनिवर्सिटी भी वहाँ स्टैब्लिश हो जाए। अब ये सिर्फ वीगन की बात नहीं, हो सकता है मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो, ऐसा नेटवर्क स्टेट हो जो सिर्फ चेस लवर्स का हो, कोई ऐसा नेटवर्क स्टेट हो जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लवर्स का हो, कोई ऐसा नेटवर्क स्टेट हो जहां पर सिर्फ परकशन आर्टिस्ट, तबला, मृदंग, उसके आर्टिस्ट आते हों। आप कल्पना करना शुरू करिए, तो आप जो भी कुछ नया करने की कोशिश है और उस नए के आसपास एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश है, तो आप वो कर सकते हैं। पहले स्टार्टअप सोसाइटी बनाइए, फिर नेटवर्क यूनियन बनाइए और फिर नेटवर्क स्टेट बनाइए। हाँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं इसके एनालॉजीज को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था आपसे। तो अल्टीमेटली नेटवर्क के अंदर लोग हैं और लोगों की एक आइडियोलॉजी है, और कम्युनिटी बिना आइडियोलॉजी के कुछ नहीं है। मतलब आइडियोलॉजी कम्युनिटी को बांध के रखती है। और ये जो अलग अलग नेटवर्क स्टेट्स हैं, इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। एक बिटकॉइन की एक आइडियोलॉजी है, एक इथेरियम की एक आइडियोलॉजी है, सोलाना की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और एक आदमी की 2-3 कम्युनिटीज का भी वो पार्ट हो सकता है, राइट। बट हो सकता है डोमिनेंट उसके अंदर एक आइडियोलॉजी हो, बट वो दूसरी आइडियोलॉजीज को भी रिस्पेक्ट कर रहा है और उनको भी वो मौका दे रहा है या उनका पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। सो दिस कैन हैपन। सो मैं इसको अगर वैसे देखूं तो हमारे गोल्फ क्लब, जैसे मैं इसको बहुत माइक्रो लेवल पे जा रहा हूँ, गोल्फ क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे एंट्री गोल्फ क्लब वालों की होती है, उनकी एक अपनी इकोनॉमी होती है। गोल्फ क्लब का एक रेवेन्यू जनरेट करने का अपना तरीका होता है। वहाँ मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मेंबरशिप लेने के बाद वहाँ मेंबर्स आपस में पार्टी करते हैं, सस्ते में खाना खाते हैं। बाहर वाला आता है तो डिप महंगा खाना होता है, मेंबर को सस्ते में खाना मिलता है। मेंबर के परिवार वालों को अलाउड होता है, मेंबर के परिवार वाले वहाँ किट्टी पार्टी करते हैं, बर्थडे करते हैं। बाहर से लोगों का सपना होता है कि यार इस क्लब के अंदर काश मेरे बच्चे का भी बर्थडे होता। कहते हैं यार मेंबर बन जाओ। मेंबर बनने की फीस है, फीस अकेला यार्डस्टिक नहीं है, उसके बाद एक एटिकेट्स है, डूज एंड डोंट्स हैं, पहनने ओढ़ने का तरीका है, शाम को खाने पीने का तरीका है, खेलने का तरीका है, रूल्स डिफाइंड है। पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो वो किसी की चलती नहीं है। यस, अगर मैं इसी को आई कैन रिलेट टू यस क्लब, जैसे क्लब्स हैं। हाँ, तो बेसिकली नेटवर्क स्टेट की अगर कोई अल्टरनेटिव डेफिनेशन बनाई जाए तो वो क्लब नेशन बनेगा। हाँ, एक्चुअली। और जैसे एक गोल्फ क्लब की एक आइडियोलॉजी है, वहां पे एक क्लब की ऐसे अलग अलग क्लब्स होते हैं। तो इसका एक बड़ा वर्जन जो ग्लोबल वर्जन है नेटवर्क स्टेट, जिस तरीके से क्लब एग्जिस्ट करते हैं, राइट, और उन्हें रिकॉग्निशन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे, और उसके प्रेसिडेंट का काफी से होता रहता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिन को ड्राई लेनी होती है तो कहता है शहर के रिस्पेक्टेड 8-10 लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ। कहते हैं सर वो उस क्लब के 4 लोग आ जाते हैं। तो
वो जो रिकॉग्निशन है उसको अगर आप देखो तो नेटवर्क स्टेट का जब आइडियोलॉजी है, कम्युनिटी है, तो वह एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। यस। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल जो यूजर पूछेगा वो ये है कि साहब नेशन स्टेट के अंदर हमारे पास एक बड़ा सीधा तरीका था कि अगर हमें नेशन स्टेट आइडेंटिफाई करनी है तो नक्शे पर जाओ, मैप पर जाओ, तो भाई ये इंडिया है, ये चाइना है, ये बांग्लादेश है, ये अमेरिका है, ये जापान है, ये चाइना है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे मैप के जरिए। तो नेटवर्क स्टेट नजर कैसे आएगी और कैसी नजर आएगी? तो उसके लिए आपको मैप पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए विजुअल डैशबोर्ड होंगे। अगर हम नेटवर्क स्टेट को देखना चाहते हैं तो नेटवर्क स्टेट हमें कैसे नजर आएंगे? वो हमें विजुअल डैशबोर्ड के मॉडल में नजर आएंगे कि आप इंटरनेट पर गए, आपने एक डैशबोर्ड में 10, 50, 100, 1000 नेटवर्क स्टेट्स अलग अलग लिंक देखी उसकी, तो आपने उसमें से किसी एक पर क्लिक किया, जैसे मैंने वीगन कम्युनिटी की बात की, तो उस नेटवर्क स्टेट के अंदर आपको देखने से पता चल जाएगा कि भाई इसके तो 5 मिलियन मेंबर्स हैं। अब 5 मिलियन मेंबर्स के आगे आपको उनके जो लोकेशन है, हो सकता है उन्होंने सीचल्स के अंदर या मॉरिशस के अंदर 1000 एकड़ का अपना नेटवर्क स्टेट बनाया हो, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको रियल टाइम में देख सकते हैं, उनके जितने भी एसेट्स हैं वो रियल टाइम में देख सकते हैं, उनकी जितने भी ट्रांसफर्स हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, जो डोनेशन हैं, जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, वो भी रियल टाइम में देख सकते हैं। यानी कि अब नेटवर्क स्टेट के अंदर विजुअल डैशबोर्ड मॉडल आएगा, ना कि ट्रेडिशनल नेशन स्टेट का मैप मॉडल आएगा। और इसके अंदर कुछ नेशन स्टेट्स के अंदर यूजर का, टोकन होल्डर का केवाईसी होगा, किसी केस में उनका केवाईसी नहीं होगा। अगर वो ये रूल बना दें कि सिर्फ उसी नेटवर्क स्टेट का यूजर दूसरे नेटवर्क स्टेट के यूजर की आइडेंटिटी देख सकता है तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज वो एनोनिमस रहेंगे। तो इसके अंदर आप यूजर देख पाएंगे, बट उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं पाते, ये वो नेटवर्क स्टेट के लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि नेटवर्क स्टेट में कोई भी प्रपोजल वोटिंग के थ्रू होगा, और वो वहाँ जो हम गवर्नेंस की हम बात करते हैं, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर गवर्नेंस के थ्रू होती है, और वो गवर्नेंस में लोगों का वोटिंग का रहेगा, एंड वोटिंग के थ्रू हर छोटे मोटे डिसीजंस वहाँ पे इसी तरीके से होते हैं, जो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि अगर कहीं एक नेटवर्क स्टेट अगर इस्टेब्लिश अगर हो जाती है, एक मॉडल क्रिएट हो जाता है, और उससे वहाँ के रेवेन्यूज में फ़र्क पड़ने लगता है, कंट्रीब्यूशन उसका हाई होता है, फिर होड़ मच जाएगी डिफरेंट आइलैंड्स में नेटवर्क स्टेट्स को आकर्षित करने की भी। यस। कि आप हमारे यहाँ पे आओ, हम आप पॉलिसीज बनेंगी, हाउ टू अट्रैक्ट मोर नेटवर्क स्टेट्स इन द नेशन स्टेट। आज से 20 साल पहले किसी ने डिजिटल नोमैड शब्द नहीं सुना हुआ था, पर आज डिजिटल नोमैड इतना पॉपुलर शब्द है कि दुनिया के लगभग 80 देशों ने डिजिटल नोमैड के लिए स्पेशल इमिग्रेशन फैसिलिटीज, वीजा रूल्स, पासपोर्ट रूल्स की रिलैक्सेशन दी हुई है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिजिटल नोमैड्स के पास पैसा आम इंसान से, आम नागरिक से ज्यादा होता है। दूसरा, वो फ्रीडम लवर होते हैं और खुल के खर्चा करते हैं, और उससे जो टूरिज्म इनकम होती है वो बहुत ज्यादा होती है एक नॉर्मल टूरिस्ट से, क्योंकि नॉर्मल टूरिस्ट 3 दिन या 4 दिन एक जगह जाके रहेगा, पर डिजिटल नोमैड हो सकता है महीना रहे, 2 महीने रहे जाके, तो वो इन्वेस्टमेंट और जो एक्सपेंडिचर करता है वो ज्यादा करता है। तो आज बड़ी बड़ी नेशन स्टेट्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इवन इंडिया भी है, या एल सल्वाडोर है, या सेचल्स है, या मॉरिशस है, इन सब की डिजिटल नोमैड पॉलिसी है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मलेशिया होके आया हूँ। मलेशिया ने रिसेंटली एक डिजिटल नोमैड वीज़ा लॉन्च करी है, $200 की बस। कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही कंडीशन है, $24,000 की आपकी इनकम होनी चाहिए, और $24,000 की अगर आपकी इनकम है, $200 में आप हमारी वीज़ा लीजिए, 2 साल यहाँ रहिए, हम आपको क्या देंगे वो सुनिए आप।
हम आपको एक डिजिटल नोमैड हब्स हैं हमारे, वहाँ पे आपको सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, फैमिली के साथ अकोमोडेशन चाहिए, आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे, हेल्थ इंश्योरेंसेस देंगे, डे वन से आपको गाड़ी देंगे, आप गाड़ी वहाँ पे आप रेंट पे आप ले सकते हो, स्पेशल लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं, जिस कंट्री का लाइसेंस होल्ड करते हो 6 महीने वही गाड़ी चलाओ, 6 महीने बाद आप लाइसेंस ले लेना, 2 साल तक कोई कुछ नहीं, एंड आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। मलेशिया ने एक स्टडी ये बताई कि जब से उन्होंने डिजिटल नोमैड्स को अलाउ किया है, इसके अराउंड पॉलिसी बनाई है, एक डिजिटल नोमैड उनकी इकोनॉमी में हर महीने $2000 स्पेंड कर रहा है, और डिजिटल हब्स के अंदर उन्होंने एक पूरा एरिया असाइन कर दिया है सिर्फ डिजिटल नोमैड्स के लिए विद इन KL, जहां पे सारी चीजें उनके हिसाब से डिजाइंड है, एग्जैक्टली यहाँ तक कि ईटरीज एंड कैफेज एंड डिलीवरीज। यस, मैं इसको थोड़ा सा एक पास्ट की एक उदाहरण से जोड़ता हूँ। नेशन स्टेट्स के अंदर एक स्पेशल किस्म की कैटेगरी बनाई जाती थी जिसको कहते थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कई बार 50,000 एकड़, कई बार लाख एकड़ जितना बड़ा होता था, पर उसमें एक स्पेशल फैसिलिटी थी। उसमें कई बार कस्टम जीरो होता था, वहां पर जो प्रोडक्शन होती थी उसके ऊपर GST, वैट जैसे टैक्सेस नहीं लगते थे, और वहां की जो इनकम होती थी, कॉर्पोरेट इनकम होती थी, उसके ऊपर भी आपको टैक्स में रिबेट मिलती थी। पर उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर हर एक को एंटर करने की, बिजनेस एस्टेब्लिश करने की परमिशन नहीं मिलती थी, परमिशन एरियाज थे। ठीक है। अब वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्सपेरिमेंट नेशन स्टेट में होता था, अब जो छोटी नेशन स्टेट्स हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी चीजों को रिप्लेस करेंगी नेटवर्क स्टेट से। क्योंकि जैसे आपने मलेशिया की बात की, मलेशिया में जो डिजिटल नोमैड्स हैं वो अगर $2000 पर मंथ खर्च कर रहे हैं, तो ये डिजिटल नोमैड्स ही वो लोग होंगे जो सबसे पहले नेटवर्क स्टेट के मेंबर बनेंगे। और ये ट्रेंड इतने बड़े लेवल पर आएगा कि दुनिया के अंदर 90% नेशन स्टेट्स प्रो नेटवर्क स्टेट बन जाएंगे। तो अब मुद्दा कहां आ गया? हमने शुरुआत की थी कि नेशन स्टेट अलग है, नेटवर्क स्टेट अलग है, दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं, बट हमने वहां यह कहा कि वर्टिकल पावर है नेशन स्टेट, हॉरिजॉन्टल पावर है नेटवर्क स्टेट। और अब क्या हो रहा है? नेशन स्टेट अपने आप को बचाने के लिए नेटवर्क स्टेट के साथ दोस्ती करना शुरू कर देगी। ये आपको बड़े देशों अमेरिका, चाइना या इंडिया में नजर ना आए, पर ये आपको बॉटम के 100 नेशन स्टेट्स में नजर जरूर आएगा, और ये ट्रेंड बहुत बड़े लेवल पर आग की तरह फैलेगा। हाँ, एग्री कर। मैं इस बात से लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में रिमोट वर्किंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और रिमोट जब बढ़ रही है तो वो एक नेटवर्क स्टेट के अंदर जाके काम करने से उनकी इनोवेशन, उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनकी इंटरैक्शंस, उनकी कोलैबोरेशंस, अपॉर्चुनिटीज एक IT प्रोफेशनल के लिए या जो भी इस डोमेन में काम कर रहा होगा, वो बेटर ऑफ फील करेगा नेटवर्क स्टेट के अंदर जाके काम करने से, रादर देन एक कमरे से। वो रिमोट भी हो गया, लिबरेटेड भी हो गया, और एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो गया फॉर अपॉर्चुनिटीज। यस, तो लोग डिमांड करेंगे इस नेटवर्क स्टेट में जाने के लिए। यस, नेटवर्क स्टेट किसी तरीके का एम्बेसडर प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नहीं चलाता है, नेटवर्क स्टेट में लोग खुद जाते हैं। यस। अब सवाल यहाँ ये है कि जब आप नेटवर्क स्टेट कहते हो, नेटवर्क स्टेट को आप आइडेंटिफाई करते हो विजुअल डैशबोर्ड मॉडल से, पर अगर मान लो आपके मन में कोई विचार है और उस विचार के अंदर आप खुद से पूछते हो कि क्या मैं इस विचार को पकड़ के एक नेटवर्क स्टेट खुद बना सकता हूं? कई लोग होंगे जो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स बनाना चाहते हैं, पर कोई ऐसा भी तो होगा जो कहेगा कि नहीं, मैं स्टार्टअप के साथ साथ एक नेटवर्क स्टेट बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए बेसिकली क्या हमारे पास कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है
कोई ऐसी डेफिनेशन जिससे उसको एक सिंगल स्लाइड के अंदर समझ में आ जाए कि ये नेटवर्क स्टेट मैं इस तरीके से बना सकता हूं। तो सबसे पहली जो जरूरत है, उसके पास कुछ ना कुछ मॉरल इनोवेशन जैसा कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप जुए का अड्डा चलाना चाहते हैं तो उसके लिए नेटवर्क स्टेट बनाए। यहां पर नेटवर्क स्टेट का मतलब ये है कि आप एक ऐसा आइडिया प्रपोज करें जिससे लोगों को लगे कि यार ये आइडिया तो बहुत बड़ा कमाल का है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2-4 ऐसे आइडियाज प्रपोज करता हूं। जैसे एक आइडिया है, जैसे आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। एक बीटेक की डिग्री जो है वो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए उस पर खर्च होता है। एमबीबीएस की डिग्री 50 लाख, कई बार 1 करोड़ तक जाता है खर्चा। अगर मान लीजिए कल को काशिफ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं एक ऐसा यूनिवर्सिटी सिस्टम बनाना चाहता हूं कि जिसके अंदर एक बच्चे ने जितनी फीस दी 4 साल या 5 साल में, वो जब पास आउट हो तो उसके सारे पैसे उसको वापस मिल जाए। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा कमाल का आइडिया है कि उसने पैसे जो फीस के दिए थे वो इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाए। उसको उसने मान लीजिए उसने 50 लाख रुपए दिया, तो जब वो पास आउट हुए एमबीबीएस करके या बीटेक करके तो 50 लाख रुपए उसको दे दिया जाए। आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है। अब ये आइडिया इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे अगर 5 साल में फीस आनी है 50 लाख रुपया, तो रूल ये बना दिया जाए कि आप 50 लाख रुपया एडवांस में जमा कराओ और 5 साल आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ना है और पास होना है। जो पढ़ा पास हो गया, अपने 50 लाख लेके चला जाए। पर सोचिए अगर 5 साल में 100 लोगों ने 50-50 लाख रुपए दिया तो 50 गुना 5 250 करोड़ हो गया। एक साल में जाने तो 50 करोड़ ही है, 200 करोड़ तो फिर भी बचे हुए हैं हमेशा। इधर से पैसा आता जाएगा, इधर से जाता रहेगा और 200 करोड़ का एक बफर जोन बना रहेगा। वो 200 करोड़ से स्टाफ की सैलरीज और बाकी खर्चे निकाले जा सकते हैं। और उसमें अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कम कर दिया जाए और ड्यूटी स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर करना शुरू कर दें, तो आप उस मॉडल को बड़े आराम से चला सकते हैं। जैसे ये एक मॉरल इनोवेशन हो गई कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें जितनी भी फीस आप दे वो सारी की सारी आप पास आउट के समय इकट्ठी एक मुश्त लेके चले जाएंगे। अब उससे आप बिजनेस बनाएं, स्टार्टअप बनाएं या माँ बाप को पैसे वापस कर दें या कुछ करें, वो आपकी चॉइस है। ये एक हो गई मॉरल इनोवेशन। ठीक, ऐसे ही एक दूसरी मैं मॉरल इनोवेशन आपको सजेस्ट करता हूं। मान लीजिए आज के समय में शादी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लोग 50 लाख रुपए लगा के शादी करते हैं और 6 महीने बाद तलाक हो जाता है। और दूसरा, पहले तो शादी बहुत मुश्किल होती है, डिले होती है, अगर शादी हो जाए फिर तलाक हो जाता है। अगर मान लीजिए कुछ लोग इकट्ठे होके, मान लीजिए एक बंदा इकट्ठा, एक लड़का और लड़की इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिस सोसाइटी के अंदर 2 रूल्स हैं। पहली, नो डाइवोर्स, और दूसरा, एवरीबडी इज ए पेरेंट। नो डाइवोर्स, को पेरेंटिंग सोसाइटी। हम एक ऐसी नेटवर्क स्टेट बनाएंगे जहां पर सब बच्चे सबके बराबर हैं और वहां पर कोई कपल डाइवोर्स नहीं लेगा। अब आप सोचेंगे यार ये तो बड़ी डिफरेंट चीज है, क्योंकि अगर आप कपल बनते हैं और बच्चे की जिम्मेवारी ले रहे हैं तो इसके अंदर एक तो आपको लाइफ पार्टनर मिल गया, दूसरा बच्चे का सुख मिल गया, और क्योंकि कॉमन पेरेंटिंग हो रही है तो बच्चे को पालने की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आज की तारीख में लोग बच्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी टेंशन हो जाती है यार बच्चे को कौन पालेगा। तो जिनके बच्चे हैं वो हर समय टेंशन में रहते हैं, बच्चे ने रात को जगाना है, बच्चे ने सुसु पॉटी कर दिया। तो अगर सोचिए नो डाइवोर्स और को पेरेंटिंग,
यानी कि अब उस बच्चे को हो सकता है एक ताऊ मिल जाए, एक मामा मिल जाए, एक फूफी मिल जाए, एक बुआ मिल जाए, एक मासी मिल जाए। जब सब लोग मिलके बच्चे को पालेंगे तो माँ बाप की टेंशन कम हो जाएगी। अब आप दुनिया के अंदर टेंशन में आए माँ बाप की गिनती करिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 करोड़ तो होएगी। 1 करोड़ माँ बाप, ये 1 करोड़ माँ बाप में से अगर 1% लोग, सिर्फ 1% कह रहा हूं, अगर 1% लोग नेटवर्क स्टेट बना लें तो 1 लाख मेंबर बनते हैं। इन 1 लाख मेंबर्स को अगर 1000 एकड़ की जगह मिल जाए तो 1000 एकड़ में 1 लाख मेंबर्स के बच्चे बड़े आराम से पल सकते हैं। और आइडिया क्या है? नो डाइवोर्स और फुल को पेरेंटिंग। यानी कि आपके बच्चों को आज की तारीख में जो केयर डेफिसिट मिल रहा है, किसी को दादा का प्यार नहीं मिल रहा, किसी को नानी का प्यार नहीं मिल रहा, किसी को मामा ताया चाचा फूफा, क्यों? और जितने बच्चे अकेले रहते हैं उतनी उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। अब ये सेकंड मॉरल इनोवेशन होगी। पहली थी जितनी फीस आपने दी सारी की सारी वापस। इस तरह से आप सोचिए लोगों के मन में कितने नए आइडियाज होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों। तो लोगों के अंदर की वो जो ताकत है पॉजिटिव थिंकिंग की, वो एकदम से अनलीश हो जाएगी और हर एक के पास उस चीज को करने के लिए बने बनाए सिस्टम्स होंगे। नंबर 1, मॉरल इनोवेशन करो, उसके आसपास एक नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दो, उस क्रिप्टो करेंसी के सभी टोकन होल्डर्स का एक रियल टाइम वोटिंग सिस्टम बना दो और उस वोटिंग सिस्टम से डोनेशन और स्पॉन्सरशिप्स का इकट्ठे करके एक इलाके में कुछ जगह खरीद लो और उन जगहों के आसपास डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन से नेटवर्क स्टेट बना दो। Seems like a possibility. यस, और ऊपर से अगर नेशन स्टेट को उस डोनेशन से, उस स्पॉन्सरशिप से फायदा हो रहा है तो फिर दुश्मन कौन बचा? दुश्मन तो कोई नहीं बचा। आज की तारीख में हिंदुस्तान चाइना का दुश्मन है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, चाइना अमेरिका का दुश्मन है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हर नेशन के अंदर एक ईगो बैठी है। पर नेटवर्क स्टेट में काहे की ईगो? जिसको जैसे सूट करता है वो वैसी दुनिया बनाएगा और अपने छोटे से 1000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़ के अंदर वो अपनी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन के मुताबिक अपने रूल्स के अंदर रहेगा। आज नेटवर्क स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी के बहुत करीब है और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 नेटवर्क स्टेट्स बनेंगे। 5 साल यानी कि आज 2024 है और 2030 से पहले 1000 नेटवर्क स्टेट्स होंगे। अब मैं एक आखिरी सवाल पर आता हूं। मान लीजिए एक 65 साल का बुजुर्ग है जिसने हमारी सारी बातें सुनी और वो कहता है कि भाई नेशन स्टेट ने आपका क्या नुकसान कर दिया, आप इतना नेशन स्टेट के खिलाफ बोल रहे हो, नेटवर्क स्टेट आप बोल रहे हो, तो नेशन स्टेट भी तो अच्छी थी। सवाल यहां ये नहीं है कि नेशन स्टेट अच्छी नहीं थी या अच्छी थी। सवाल ये है कि जिस सिस्टम में, जिस फ्यूचर में हम एंटर कर रहे हैं, उस फ्यूचर में नेशन स्टेट बचेगी कि नहीं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर
बेरोजगारी बिल्ड हुई। तो नेशन स्टेट का काम क्या होता था? नेशन स्टेट बैंकों को पावर देती थी, बैंक आगे कर्जा देते थे और कर्जे से ईएमआई लेते थे। नेशन स्टेट का सर्वाइवल का जो मॉनेटरी सर्वाइवल का मेथड क्या था कि लोग कर्जा ईएमआई के रूप में पे बैक करते जाएंगे। आपसे एक बार ले लिया, उसके बाद 20 साल 25 साल की किस्तों में वो आपको पे बैक करेंगे। ठीक। दूसरा, आपने मनी छाप दी और लोग टैक्स के जरिए उस मनी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे। ये दो मोटे मोटे उनके तरीके हुआ करते थे। पर सवाल है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो ईएमआई को देने के लिए बचेगा कौन? तो आपका कर्जे का सिस्टम तो धराशायी हो जाएगा। जब कर्जे का सिस्टम धराशायी हो जाएगा, लोगों की इनकम नहीं होएगी, तो क्या तब सरकार के टैक्स कलेक्टर घर घर जाके टैक्स कलेक्ट करेंगे? क्या उसकी एफिशिएंसी बचेगी? नहीं। तो जब मनी डाउन गई तो टैक्स सिस्टम भी ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। तो वही लोग जिन्होंने नेशन स्टेट को एक्सेप्ट किया था, एम्ब्रेस किया था, वो कहेंगे यार हमें क्या जरूरत है इतना वेस्टफुल, इतना करप्शन और इतना इनएफिशिएंट सिस्टम कंटिन्यू करने की, हम नेटवर्क स्टेट बना लेते हैं। मान लीजिए बैंगलोर है, बैंगलोर की आज की तारीख में आबादी होगी लगभग 1,30,00,000। पर बैंगलोर के अंदर एक बड़ी कमाल की चीज है, बैंगलोर के अंदर हर दूसरा व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है। बैंगलोर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और इसमें एक और बड़ी कमाल की बात है, बैंगलोर के अंदर हर ऑटो वाला, हर मेड, हर डिलीवरी बॉय या डिलीवरी वुमेन अंग्रेजी बोल सकती है, अंग्रेजी समझ सकती है। अब सोचिए कि अगर बैंगलोर जैसा कॉस्मोपॉलिटन सिटी डिसाइड करता है कि हमें नेटवर्क स्टेट में तब्दील होना है, तो क्या वो अपनी अगर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं, क्या उनके लिए उसकी एडॉप्शन हासिल करना मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। नेटवर्क स्टेट एक सिटी स्टेट के अंदर से भी तो पैदा हो सकता है। बैंगलोर सिटी स्टेट, बैंगलोर नेटवर्क स्टेट क्यों नहीं बन सकता? बड़े आराम से बन सकता है। और वो वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, बैंगलोर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपग्रेड कर सकते हैं एक नेटवर्क स्टेट में, तो उससे डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सवाल ये है कि जहां पर आपको कोई यूनिक बाइंडिंग फैक्टर नजर आएगा, जैसे बैंगलोर के अंदर स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़िया है। बैंगलोर एक्चुअली में एक नेटवर्क स्टेट ही है, अगर आप हाँ, पर अभी उसमें है कि एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अगर आप देखो, वहां ब्लॉकचेन बेस्ड कोई क्रिप्टो करेंसी अभी नहीं है, बट आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ, यस, उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स हैं उसमें। आई डोंट फाइंड एनी अदर सिटी वेयर यू हैव, हाँ भाई, एक कहते हैं कि गुजरात में एक बिजनेस मेंटालिटी है, कोई अलग नेटवर्क, एक आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, बैंगलोर फ्रॉम आईटी डिजिटल स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो काफी रेडी है नेटवर्क स्टेट पे जाने के लिए। यस, मैं आपको 2-3 और उदाहरण देता हूं। जैसे अमृतसर है, क्या वहां पर यह असंभव है? वहां वैदिक यूनिवर्सिटी बनाना क्या असंभव है? नहीं। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपके पास एक मॉरल इनोवेशन है, उसके पास आप एक कम्युनिटी इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं, और वो बिलीफ बढ़ता बढ़ता एक नेटवर्क स्टेट में कब तब्दील हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस पॉइंट, जैसे एक समय अकेला क्रिप्टो करेंसीज का एक तरह से तूफान आया था ना, पर उस तूफान की प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें टोकन होल्डर्स तो पैदा हुए, नेटवर्क्स नहीं पैदा हुए। अब जो नया सिस्टम आएगा उसके अंदर नेटवर्क्स और नेटवर्क स्टेट्स दोनों इकट्ठे काम करेंगे, क्योंकि
money without value and value without community and community without a proper physical existence, a geographical node and a geographical node without a diplomatic recognition. ये सारी चीजें एक इकट्ठे पैकेज में नेटवर्क स्टेट के अंदर आके शामिल होंगी। अब लोग एक क्रिप्टो करेंसी मात्र ही लॉन्च नहीं करेंगे, वो बेसिकली अपने डैशबोर्ड से नेटवर्क स्टेट लॉन्च करेंगे। अगर काशिफ, मान लीजिए मैं आपको एक आइडिया यहीं प्रपोज करता हूं और वो आइडिया ये है कि आप ब्लॉकचेन स्टडीज के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर जो भी बच्चा 4 साल के लिए पढ़ने आए, उसकी 4 साल बाद उसकी सारी की सारी फीस उसको वापस मिल जाए। अब सोचिए कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 बच्चे को पढ़ा रहे हैं और सारे प्लेटफॉर्म्स, पॉलीगॉन, इथीरियम, टॉन, बिटकॉइन, सारे नेटवर्क्स के लोग वहां पर आते हैं और बच्चे वहां से टैलेंट रिक्रूट करके लेके जा रहे हैं। अगर आज ये नेटवर्क स्टेट का आइडिया बिट इनिंग इसका जिम्मा ले ले और इस आइडिया को अगले 2 से 3 साल के फ्रेमवर्क में परसू करना शुरू कर दे, तो अगले 5 साल में बिट इनिंग नेटवर्क स्टेट विद ब्लॉकचेन स्टडीज एज अ कोर फोकस, ये बनाना क्या आपको इम्पॉसिबल चीज लगती है? वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि आज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके पास यूजर्स हैं, आपके पास रेपुटेशन है, और जहां ये ट्रस्ट और नेटवर्क मर्ज हो जाते हैं, वहां नेटवर्क स्टेट का बीज पड़ जाता है। और उसके ऊपर अगर आपने 100% फीडबैक का प्रिंसिपल लगा दिया, तो ये तो भाई 100% इम्प्लीमेंटेबल आइडिया है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो एआई वाला जो पार्ट है, वो काफ़ी लोग उसके थ्रेट को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे नेशंस। और एआई के जो वर्जन्स आ रहे हैं, जो फ्यूचर वर्जन्स जो आएंगे, प्रॉब्ली वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग होंगे, क्योंकि स्कूलों के अंदर बच्चे असाइनमेंट्स एआई से करने लग गए। टीचर्स परेशान हैं, टीचर्स बच्चों को कह रही है कि क्रिएटिविटी से काम करो बच्चों, ये क्यों तुम एआई को यूज़ कर रहे हो? बच्चा कह रहा है हु केयर्स, मेरे को टाइम बच रहा है, मैं उतनी देर टीवी ज़्यादा देख पा रहा हूँ, उतनी देर में ज़्यादा खेल पा रहा हूँ, मम्मी खुश, पापा खुश, मेरा लोड कम। अब टीचर परेशान होती है तो होने दो, क्योंकि बच्चा कन्वीनियंस देख रहा है। जब ग्रास रूट लेवल पे बच्चा एआई को यूज़ करने लग गया है और टीचर थक गई है ये कह के कि एआई का इस्तेमाल मत करो, लेकिन बच्चा यूज़ कर रहा है, तो टेक तो आ गया है, यूज़ बच्चा कर रहा है। आज जब उसको वो स्टूडेंट लेवल पे यूज़ कर रहा है, तो क्या वो बड़े होके एआई का इस्तेमाल नहीं करेगा? वो लोगों को एम्प्लॉय करने की सोचेगा भी नहीं। आज अगर आज का जो बच्चा है जो स्कूल में असाइनमेंट एआई के थ्रू कर रहा है, वो एक एडमिन मैनेजर या एक कॉपीराइटर बड़े होके या कोई भी बंदा हायर क्यों करेगा? वो 4 एआई मॉडल लगा के मैक्सिमम काम ऑटोमेटेड करना चाहेगा। आज का जो एंटरप्रेन्योर है और कल का जो हमारे वक्त का जो एंटरप्रेन्योर था, वो ये कहता था यार एक दुकान खोलूंगा, एक काम करूंगा तो यार 20 लोगों को एम्प्लॉय करूंगा। आज का जो यूथ है वो कहता है यार काम करूंगा और मिनिमल लेबर से काम करूंगा, बाकी 70% काम एआई के थ्रू करूंगा। तो जब एआई इतना बड़ा थ्रेट निकल के आ रहा है, तो नेशंस को ये सोचना पड़ेगा कि हमें एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे हम। यस, अगर टैक्स से हमारी नौकरियां जा रही हैं तो टैक्स से ही हमारे रेवेन्यू कमाना पड़ेगा। यस, हम टेक को इग्नोर कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मैं यहां आपको एक लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जब मैंने कहा कि अगले 5 साल में 1000 नेटवर्क स्टेट्स होंगे, तो आप सोचेंगे कि यार ऐसा क्या होगा कि वो ट्रिगर होगा। ठीक,
इसके लिए एक बालाजी ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया है जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैप रिकॉग्नाइजर। जैसे एल सल्वाडोर ने जब पहली बार घोषणा की थी कि बिटकॉइन हमारा लीगल टेंडर है, तो बिटकॉइन के लिए एल सल्वाडोर हो गया बूटस्ट्रैप रिकॉग्नाइजर, यानी कि जो पहली बार आपको रिकॉग्निशन देगा वो हो गया बूटस्ट्रैप रिकॉग्नाइजर। और ये नेशन स्टेट ही होगा कोई ना कोई, जैसे एल सल्वाडोर एक नेशन स्टेट है। ऐसे ही कोई मॉरल इनोवेशन, जैसे मैंने 100% फीडबैक वाला आइडिया दिया डिसेंट्रलाइजेशन स्टडीज के लिए, या वीगन का आइडिया दिया, या हैकर हाउसेस का आइडिया दिया, ऐसे किसी एक या दो आइडियाज के ऊपर नेशन स्टेट्स ने बूटस्ट्रैप रिकॉग्नाइजर का रोल अदा कर दिया, तो उसके बाद तो जैसे डिजिटल नोमैड्स का एक तूफान हर नेशन स्टेट के अंदर आया है, उसी तरह से नेटवर्क स्टेट्स को रिकॉग्निशन देने का तूफान पूरी दुनिया में आ जाएगा। वर्क फ्रॉम होम लोगों को एक नेगेटिव टर्म लगती थी कोविड-19 से पहले। लोग ये कहते थे कि आर यू क्रेजी, पागल हो गए। अगर कोई कहता था मैं घर से काम करना चाहता हूँ सर, मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, मैं ट्रैफिक पे नहीं आना चाहता। कई लोगों की इस रेडिकल आइडियाज़ की वजह से उन्होंने नौकरी चली गई, अप्रेजल में नंबर कम मिले, वो बोले यार लेजी है यार, ये आना नहीं चाहता है, काम नहीं करना चाहता है यार, घर पे रहना चाहता है। आज वर्क फ्रॉम होम इज़ अ रियलिटी। कई बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस ने वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया है, परमानेंट कर दिया है। ग्लोबल कंपनीज वर्क फ्रॉम होम चाह रही है। वर्क फ्रॉम होम कम्युनिटीज़ हैं जो वर्क फ्रॉम होम से काम करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी कम्युनिटीज़ में डिस्कस करते हैं। आज वर्क फ्रॉम होम कम्युनिटी इज़ द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द पास्ट 3-4 साल में जो फॉर्म हुई है। उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनके नौकरी ढूंढने के तरीके अलग हैं, उनकी कम्युनिटीज़ अलग हैं, उनकी जॉब लिस्टिंग्स वेबसाइट्स अलग हैं, उनकी तरह की नौकरियों की डिमांड अलग है। तो जो चीज़ आज से 3 साल पहले 4 साल पहले पॉसिबल नहीं थी, आज वो एक नॉर्म बन चुकी है। जो वर्क फ्रॉम होम लोग काम करते हैं, आपने उनके कुछ कॉमन पैटर्न्स देखे होंगे। उन लोगों ने या तो गाड़ी बेचती है या गाड़ी इस्तेमाल करना, गाड़ी की ओनरशिप छोड़ दी है। वो उबर ओला ही इस्तेमाल करते हैं अगर ज़रूरत पड़े। नंबर 1, गाड़ी की ओनरशिप का कल्चर ख़त्म हो रहा है। नंबर 2, आप देखेंगे कि ये लोग अब हैवी ग्लॉसी गॉडी कपड़े नहीं डालते। फॉर्मल क्लोथिंग का कल्चर खत्म हो रहा है। आप सोचिए कि आज और 5 साल पहले के वार्डरोब कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। आप मार्केट में अगर आप फॉर्मल क्लोथिंग की सेल का प्रोपोर्शन देखेंगे तो कोविड से पहले और कोविड के बाद में उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। तो इसलिए नेटवर्क स्टेट के अंदर भी जो चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस उस नेटवर्क स्टेट की मॉरल इनोवेशन और उसकी कम्युनिटी के मुताबिक होंगे। अब कंक्लूड करते हैं। अब कंक्लूड करने के दौरान मैं आपसे 2 चीज़ों को लेकर सावधान होने की बात करता हूं कि कभी भी सिर्फ एक नेटवर्क को नेटवर्क स्टेट समझने की गलती मत करिए। जैसे गूगल या फेसबुक नेटवर्क है, बट ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स हैं जिनको कंट्रोल करने वाली कंपनी होती है। तो ये नेटवर्क स्टेट नहीं है। नेटवर्क स्टेट नंबर 1 डिसेंट्रलाइज्ड होएगी। नंबर 2 उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी होएगी। नंबर 3 उसकी अपनी एक फिजिकल लोकेशन होएगी जिसके अंदर अपने रूल्स होंगे, उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मिली होएगी। इसलिए अगर बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन आपको नेटवर्क स्टेट जैसा लग सकता है, बट बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन तो एक प्रोटोकॉल है। बिटकॉइन का कोई फाउंडर भी नहीं आपको पता कौन है। अब सतोशी नाकामोटो कौन था या कौन थी ये भी नहीं आपको पता है।
तो नेटवर्क स्टेट बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कोई मॉरल इनोवेशन तो आएगी, कोई तो शुरुआत करेगा, उसके अंदर कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी आएगी, उसके बाद एक लोकेशन आइडेंटिफाई होएगी, उसको आप प्रोक्योर करेंगे, वहाँ पर रूल्स बनाएंगे और रहेंगे। तो बेसिकली नेटवर्क स्टेट नेशन स्टेट को कंप्लीटली उसका अल्टरनेटिव बनाने का एक जरिया है। नेटवर्क स्टेट जिस दिन बन गया। हेलो एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम टॉन सोसाइटी और अभी हम सीखेंगे कि कैसे टेलीग्राम के अंदर हमें टॉन वॉलेट को यूज़ करना है। सबसे पहले अपने टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में वॉलेट टाइप करें और फिर वॉलेट ऐप को सेलेक्ट करें। उसके बाद अपनी स्क्रीन के बॉटम पर स्टार्ट बटन दबाएं और फिर वॉलेट बटन दबाएं। इससे आपका वॉलेट मिनी ऐप खुल जाएगा, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज वॉलेट है और हमें अपना SBT होल्ड करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट चाहिए। और इसी मिनी ऐप के अंदर एक टॉन स्पेस नाम का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इसके लिए आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो 3 डॉट्स का ऑप्शन है वो क्लिक करें और फिर सेटिंग सेलेक्ट करें। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो टॉन स्पेस, उसको एनेबल करें और फिर अपने टॉन स्पेस वॉलेट को ओपन करें। यहाँ पर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टॉन बटन पर क्लिक करें। अब अपने 24 वर्ड सीड फ्रेज आप या तो कहीं मैनुअली स्टोर कर सकते हैं या फिर वाया ईमेल बैकअप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वॉलेट रेडी हो जाए, आप स्क्रीन के टॉप पर अपने टॉन एड्रेस को चेक कर सकते हैं और इस एड्रेस को यूज़ करें नीचे दिए गए लिंक या QR कोड में इन ऑर्डर टू गेट योर SBT। उस दिन नेशन स्टेट्स धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अब मैं मोटा मोटा अगर कंक्लूड करूं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो नेशन स्टेट है उसकी उम्र 75 साल के बुजुर्ग इंसान के जैसी है और जो नेटवर्क स्टेट है उसकी हालत एक 15-16 साल के टीनेज लड़के लड़की जैसी है। 75 साल के बुजुर्ग ने अभी अपनी जिम्मेवारियां, अपने रोल्स छोड़े नहीं हैं, बट एक ना एक दिन उसको छोड़ने पड़ेंगे, चाहे 80 पर, चाहे 85 पर, चाहे 90 पर। और इधर जो 15-16 साल के टीनेज हैं उन्होंने अभी अपनी जिम्मेवारियां ली नहीं हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल सिटीजनशिप में वो पूरी तरह से नहीं आए हैं। तो बस ये फ़र्क है कि जब ये 15 से 20-25 तक पहुंचेंगे और वो 75 से 80-85 तक पहुंचते पहुंचते ऑब्सोलीट हो जाएंगे और ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। आज हम समय के अंदर, हिस्ट्री के अंदर इस कगार पर खड़ रहे हैं कि पुराना ऑर्डर, पुराना मॉडल खत्म हो रहा है नेशन स्टेट का, वर्टिकल पावर का। ये गीला पहाड़ धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। हमें नेटवर्क स्टेट बना के ये इंश्योर करना है कि ये गीले पहाड़ में कहीं हम गलती से बह ना जाएं और किसी भी क्लैमिटी से या नेशन स्टेट से की फेलियर से बचने का अगर कोई तरीका है तो वो नेटवर्क स्टेट है। इसलिए ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल, ह्यूमैनिटी की ग्रोथ और ह्यूमैनिटी के अंदर केयर, सरप्लस जनरेट करने के लिए अगर हमारे पास, क्रिप्टो के लोगों के पास अगर कोई बेस्ट सोल्यूशन है तो उसका नाम है नेटवर्क स्टेट। थैंक यू। तो ये था, आपने देखा कि किस तरीके से जो फ्यूचर है वो आपने नेटवर्क स्टेट, नेशन स्टेट, इन दोनों चीज़ों को समझा और सुनील सर ने बहुत उसको तरीके से समझाया। और आपसे फिर से यही एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें चीज़ें सारी एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कुछ चीज़ें हो सकता है अधूरी रह जाए, कुछ क्वेश्चन मार्क छूट जाए। वो एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि आपसे जो इस वार्तालाप को करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से पॉडकास्ट नहीं था। ये पॉडकास्ट था एक चर्चा करना उस विषय पे जो फ्यूचर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेके आ रही है। और अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि अब आप सोचने पे मजबूर हो गए कि अच्छा, ओके, हाँ यार, ऐसा हो सकता है, सोल्यूशन क्या है।
जैसे एआई को थ्रेट माना जा रहा है, बट एआई के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उसके कुछ थ्रेट भी हैं। फायदों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, थ्रेट के बारे में अगर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी है? जो उसके थ्रेट्स हैं उनको आज आपको प्लान करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा। इंटरनेट के ज़माने में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, एट अ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी तैयारी, आने वाले समय की तैयारी आज से करें। ये जो नेटवर्क्स इवॉल्व हो रहे हैं, ये जो नेटवर्क्स बन रहे हैं, इन नेटवर्क्स का अल्टीमेट साइज कितना होगा, ये आज के इस माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है। ये कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, नेशन स्टेट्स मानेंगी नहीं मानेंगी, नेशन स्टेट्स इसको इग्नोर करेंगी। ये पास्ट में भी होता है, कई नेशन स्टेट्स ने जब टेक्नोलॉजी को बहुत लास्ट मोमेंट तक इग्नोर किया है। लेकिन जिसने टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया, फिर हमारे सामने कोडैक, ब्लैकबेरी और हमारे पास नोकिया जैसे एग्जाम्पल्स भी हैं। कॉरपोरेट्स ने जब टेक को इग्नोर किया तो वो हिस्ट्री बन गए। ऐसे कई नेशंस हैं जिन्होंने टेक को आज तक एम्ब्रेस नहीं किया, फॉरगेट अबाउट कि कल एम्ब्रेस नहीं किया था, आज तक काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने टेक को आज भी एम्ब्रेस नहीं किया है पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका पूरा ग्लोबल जो जीडीपी है, ग्लोबल ट्रेड में उनका कितना शेयर है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक को समझना। टेक के अराउंड जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो हमारा विषय था आज का। और इतनी जो हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, ये इसकी जो असली जो पर्पस था, जो आपको सोचने पे मजबूर करना, आई होप कि हम उस पर्पस में कामयाब हुए। और अगर नहीं भी हुए तो आपके जो भी विचार हैं उसको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट को अगर पसंद आया तो लाइक करेगा। अगर ऐसे पॉडकास्ट आप फिर से चाहते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो उन टॉपिक्स को मेंशन करिएगा। और सुनील सर को तो हमेशा की तरह इनके बगैर ये पॉडकास्ट अधूरा, और आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच सुनील सर, और मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, नई सीरीज में। यू वेलकम।